Hello everyone, welcome to 11th Commerce Economics lecture. We are in New Industrial Policy 1991. We have covered already objective and features of the chapter, and today we are going to start with page number 58, contents of new economic policies. So let us move on towards the textbook on page number 58. As you can see, components of new economic policy, there are three components mainly, basically liberalization, privatization and globalization. ये नाम से ये फेमस है. हम एक एक करके समझेंगे इनका मीनिंग क्या है और इनका क्या रोल है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, जिसकी वजह से एक ट्रेमेंडस चेंज देखने को मिला हमारी इंडियन इकोनॉमी में. जो क्लोज्ड इकोनॉमी को हमने ओपन कर दिया, तो इसके कंपोनेंट हम देख रहे हैं यहाँ पर. सबसे पहली बात है लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का आप मीनिंग अगर देखें, डिक्शनरी मीनिंग में लिबरलाइजेशन आपको बताया जाएगा मुक्ति. ठीक है ना. सो किस चीज से ये मुक्ति दे रहे हैं हमें, तो आप देखेंगे बहुत सारे गवर्नमेंट इंटरफियरेंस होते हैं जहां पर लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, और जिसकी वजह से जो बिजनेस मैन या कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक फ्रीडम नहीं मिल पाता इकोनॉमिक डिसीजन ले पाने का. तो उसको एनेबल करने के लिए यहां पर लिबरलाइजेशन को सिलेक्ट किया गया. आइए रीड करते हैं इसके बारे में. लिबरलाइजेशन रेफर्स टू इकोनॉमिक फ्रीडम. विच फ्रीडम? इकोनॉमिक फ्रीडम और फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक डिसीजन. freedom for economic decision. It means producers, consumers and owners of factors of productions are free to take decisions to promote their self interest. तो जो भी हमारे प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर्स हैं, ओनर्स हैं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ठीक है ना. तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो अपना ओन डिसीजन ले सकते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के लिए. उनका बेनिफिट कहां नीट है, उनको कहां फायदा होगा, उससे रिलेटेड वो डिसीजन ले सकते हैं. सो एडम स्मिथ ने अपने बुक में बताया, कौन सी बुक? वेल्थ ऑफ नेशन, जो उन्होंने लिखा था. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज द बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल. सो एडम स्मिथ, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, उनका कहना था कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्रमोट करना है तो कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी को हमको सिलेक्ट करना चाहिए? लिबरलाइजेशन, जिससे वेलबींग ऑफ पीपल भी हम लोग अचीव कर सकते हैं. सो अभी भी लिबरलाइजेशन का मतलब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है. तो हम समझेंगे कि जब भी गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत एक्सेस हो जाता है, हर एक चीज के ऊपर गवर्नमेंट आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसिंग मांगती है, तो बिजनेसमैन कई बार क्या हो जाते हैं? हैरास होते हैं ये सब चीज करने में. और जो चीजें शॉर्ट टर्म में हो जानी चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 15 to 20 डेज और 1 मंथ, उसमें 1 से 1.5 साल लग जाते हैं. कई बार जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो हमें काम करने नहीं देती है लाइसेंसिंग पॉलिसीज की वजह से, और लाइसेंस लेने के लिए हमें बहुत बार उन्हें अंडर द टेबल ब्राइब वगैरह देनी पड़ती है. सो अगर लिबरलाइजेशन में हम रिजर्वेशन हटा दें, क्या हटा दें? रिजर्वेशन, है कि नहीं? सभी लोगों को यहां पर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज को हम रखेंगे जहां पर लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, और बाकी सब कहीं पर भी आप कैसे भी बिजनेस कर सकते हैं. सो ऐसा करने की वजह से लोग मोटिवेट होंगे, जो बिजनेस के ऑब्स्टेकल्स हैं वो कम होंगे, और मोर अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क जनरेट होगा, प्रोडक्टिव वर्क होगा. सो इसी को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन. द इकोनॉमिक पॉलिसी विच लीड्स टू रिडक्शन इफ नॉट रिमूवल. देखो, हटाना नहीं है, रिड्यूस करना है. क्या रिड्यूस करना है? ऑफ बैरियर्स इन द वर्किंग ऑफ मार्केट मैकेनिज्म
एंड फ्री कंपटीशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। देखिए कितने स्मूथ तरीके से इन्होंने बताया कि हमें रिमूव नहीं करना है, क्या करना है, रिड्यूस करना है। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है हमें रिड्यूस करना है। कौन सा गवर्नमेंट कंट्रोल? जो बैरियर क्रिएट करता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है इन द वर्किंग ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म क्या है? सिंपली डिमांड एंड सप्लाई। जिसका डिमांड बढ़ेगा उसका आपको सप्लाई बढ़ाना चाहिए। बट अगर गवर्नमेंट उसमें बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, इंटरफियर कर रहा है, तो उसके इंटरफेरेंस को हमें रिड्यूस करना है, कम करना है, ताकि फ्री कंपटीशन स्टार्ट हो। कैसा फ्री का मतलब? यहां पर फ्री कंपटीशन मतलब क्या होता है? मुक्त, जिसके ऊपर कोई बाधा नहीं हो, कोई बैरियर नहीं हो। ऐसे कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए लिबरलाइजेशन की जरूरत है। सो लिबरलाइजेशन में करना क्या है? सो क्या मेजर्स लिए गए? देखिए मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट है उसको फ्लेक्सिबल किया गया। Under the policy of liberalization, commercial banks have the freedom to determine the rate of interest depending upon the market forces of demand and supply. So पहले क्या होता था कि आरबीआई ने जो डिक्लेयर कर दिया वही इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक दे सकते थे, न उससे कम न उससे ज्यादा। बट अब क्या है? सो लिबरलाइजेशन के दौरान हमने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। हमने एक हाईएस्ट रेट डिसाइड कर लिया और बोला इसके अंडर में आपको कौन सा भी इंटरेस्ट आपको पे करना है, देना है, लेना है, आप डिसाइड कर सकते हो एज पर द मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो ये एक फ्रीडम दे दिया कमर्शियल बैंक को कि आपको जैसा लगता है वैसा आप इंटरेस्ट चार्ज कीजिए। सो इससे बैंक्स क्या कर सकते हैं? प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। नंबर 2, फ्रीडम ऑफ एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज। फ्रीडम ऑफ एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज। In the new liberalized era, the industries are the free to diversify their production capacity and reduce the cost of production. आपको और सभी को ये पता है कि जब भी कोई प्रोडक्शन मास लेवल पे होता है, मास लेवल मतलब ह्यूज क्वांटिटी में होता है, ठीक है ना, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है? रिडक्शन इन कॉस्ट। रिडक्शन इन कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, मेरा एक क्लासरूम है, ठीक है ना, जिसके अंदर सिटिंग कैपेसिटी है से अबाउट 30 स्टूडेंट की। हाउ मेनी स्टूडेंट? 30 स्टूडेंट। यहां पर 30 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ गैदर किए हैं 10 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट गैदर किए? 10 स्टूडेंट। अब ये जो क्लासरूम है इसका मुझे रेंट पे करना पड़ता है से अबाउट 10,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे पे करना है, जो भी मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करूंगा, एसी रन करूंगा। फिर जो टीचर का पेमेंट होगा वो मुझे पे करना है। अब यहां पर 10 बच्चे बैठे हो या ज्यादा बच्चे बैठे हो, है कि नहीं, पेमेंट तो मुझे रेंट का 10,000 ही करना है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगभग सेम आएगा, और टीचर को जो मुझे पेमेंट करना है वो भी सेम करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ रेंट का कैलकुलेशन करूं तो मुझे अगर बच्चों से कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे वसूल करना है, तो मेरे पास 10 बच्चे हैं और मुझे रेंट पे करना है 10,000, तो रेंट के बेसिस पे मैं हर एक स्टूडेंट से मंथली बेसिस पे कितना लूंगा? 1,000। अगर हर एक बच्चा 1,000 देगा तो मैं मेरा रेंट पे कर पाऊंगा, यस और नो। लेकिन अगर मैं 10 की जगह यहां पर 20 स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करूं, तो मैंने क्या की? अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी, यस। तो अगर अब मैं हर बच्चे से 500 रुपीज भी लेता हूं, देन एज वेल आई एम एबल टू कलेक्ट माई रेंट अमाउंट, यस और नो। सो 20 बच्चे अगर 500 रुपीज देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 10,000। तो देखो पहले बच्चे कम थे तो हर एक से 1,000 रुपए ले रहे थे, अब बच्चे ज्यादा हैं तो हर एक से 500 रुपए ले रहे। गेटिंग माई पॉइंट? और अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट को इंक्रीज कर दूं फ्रॉम 20 to 30,
तो मेरा कॉस्ट और रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि टीचर को मुझको उतना ही पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे लगभग उतना ही पे करना है, रेंट मुझे लगभग उतना ही देना है, तो कुछ कॉस्ट सेम हो जाता है। और ये बेनिफिट है किस चीज का? मास प्रोडक्शन का। सो यहां पर हमने फ्रीडम दे दिया। क्या दे दिया? फ्रीडम। किसको? इंडस्ट्रीज को, कि आप एक्सपांशन कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? और उससे क्या फायदा होगा? उससे कॉस्ट रिड्यूस होगा। अर्लियर गवर्नमेंट यूज्ड टू फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। पहले गवर्नमेंट फिक्स करती थी कि आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितने गुड्स को बना सकते हैं। बट अब बोला कि नहीं, आपकी मर्जी, जैसा मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से आप प्रोड्यूस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो इंडस्ट्री कुड प्रोड्यूस बियॉन्ड दैट लिमिट। पहले गवर्नमेंट ने ऐसा रखा था। नाउ दिस इंडस्ट्रीज आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन प्रोडक्शन लिमिट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिक्वायरमेंट। तो आज की तारीख में हमने उनको फ्रीडम दे दिया कि आपको जितना प्रोड्यूस करना है मार्केट फोर्स के हिसाब से आप प्रोड्यूस कीजिए, जितना आपको डिमांड मिलता है, जितना आपको ऑर्डर मिलता है आप प्रोड्यूस कर दिए, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। तो यहां पर एक्सपांशन की वजह से क्या होता है? कॉस्ट रिड्यूस होता है। ठीक है। नंबर 3, अबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, एमआरटीपी एक्ट जिसकी हमने बात किया था। क्या होता है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस? तो सबसे पहले हम देखते हैं 1969 के पहले, उसके बाद भी प्रॉब्लम क्या था। अगर कोई एक बिजनेस जायंट अपने आप को मोनोपोली बना ले, मोनोपोली का मतलब क्या हो जाता है? लोग सारे के सारे गुड्स उससे ही परचेस करते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि सपोज मार्केट में बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्रीज हैं, कुछ शॉप है मार्केट के अंदर। अब ये जो फैक्ट्री है ए, बी, सी, डी एंड ई, ये जो अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है, सपोज इन सबका बिजनेस क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग है। क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? क्लोथ। तो इनको जो क्लोथ आता है, या इनको जो उसका रॉ मटेरियल आता है, जिसको हम थ्रेड बोल सकते हैं ना, या कॉटन बोल सकते हैं, वो पर किलोग्राम जो है 45 रुपीज का आता है। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। कितने का आता है? 45 रुपीज का, सभी को। ये कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं। और ये उसके ऊपर वर्क करके, प्रिपेयर करके 15 रुपीज का एडिशन कॉस्ट इंकर करते हैं, या उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, आप बोल सकते हैं। ठीक है ना? उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं इसे 15 रुपीज का प्रॉफिट कंसीडर करता हूं, या मैं लेबर चार्जेस इसके ऊपर कंसीडर करता हूं। सो यहां पर ये सेल कितने में होगा? ये हमें सेल करने को मिलेगा 60 रुपीज में, सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो सारे जो बिजनेस है ए, बी, सी, डी और ई, सब ऐसे ही कर रहे थे। और लगभग जो प्राइस था ना, वो 55-60 के बीच में कहीं ना कहीं चल रहा था। अब उसमें नया एक बिजनेसमैन आया। ठीक है ना? एक्स। और इसने क्या किया? उसने सेलिंग प्राइस डायरेक्टली 40 रुपीज कर दिया। कितना कर दिया? 40 रुपीज। अब सोचिए, ए, बी, सी, ये सभी लोग सोच रहे हैं भाई हमको कॉस्ट ही 45 पड़ता है, तो ये सेल 40 में कैसे कर रहा है लोगों को। अब जितने भी कस्टमर है वो किसके पास जाएंगे? एवरीवन विल रन टूवर्ड्स एक्स। ठीक है ना? और लगभग
1 साल 1.5 साल 2 साल तक बिजनेस करते करते इसका धंधा बंद हो गया, इसका धंधा बंद हो गया। ये बोले कि भाई हम बिजनेस चला नहीं पा रहे। क्यों नहीं चला पा रहे? हमारा कॉस्ट जिधर 60 है ये तो 40 में सेल कर रहा है। तो इन्होंने इसको अप्रोच किया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस नहीं चला पा रहे, हम अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं, वी वांट टू सेल। तो एक्स तो रेडी था। एक्स बोला ठीक है चलो आपका बिजनेस हमें बेच दो, आपका बिजनेस हमें बेच दो, वी आर रेडी टू परचेस। अब यहां पर क्या हुआ, मिस्टर ए ने अपना बिजनेस एक्स को सेल कर दिया। फिर धीरे धीरे मिस्टर बी ने भी यही अप्रोच रखा, अपना बिजनेस एक्स को सेल कर दिया। सी ने भी बाद में सेल कर दिया। फिर विद इन 3 इयर्स पीरियड सबने अपना बिजनेस किसको सेल कर दिया? एक्स को। मतलब सबके बिजनेस क्या हो गए? बंद। और 3 साल के बाद मिस्टर एक्स ने भी क्या कर दिया? 20 रुपीज मार्जिन ऐड करके प्रोडक्ट को 60 रुपीज में बेचना चालू किया। आपको समझ में आ रहा है क्या गेम प्ले हुआ? ये सब हैरान हो गए ए बी और सी कि ये इतना सस्ते में प्रोडक्ट बेच कैसे रहा है। तो सबने बोला कि भाई अभी तो हमारा धंधा बंद हो चुका है, आप बताओ मतलब आपने ये बिजनेस कैसे किया, कहां से गुड्स परचेस करते हो, कहां से रॉ मटेरियल लाते हो, इतने सस्ते में तो कहीं मिलता ही नहीं। तो मिस्टर एक्स ने बताया ये कभी सस्ता था ही नहीं, मैं परचेस करता था 45 रुपीज में और मैं सेल करता था 40 रुपीज में। मैं हर किलोग्राम पे 5 रुपीज का लॉस करता था। क्या करता था? 5 रुपीज का लॉस। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि आफ्टर 3 इयर्स जब आप सबका धंधा बंद हो जाएगा तो मेरा ही धंधा चलेगा। फिर मैं चाहे 60 रुपए वसूल करूं या 70 रुपए वसूल करूं, मेरी मर्जी। और आज की तारीख में मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं और पूरा मार्केट का जो बिजनेस है वो मेरा हो गया। आज की तारीख में मेरा धंधा चल रहा है और सबका धंधा बंद हो चुका है। गेटिंग दिस पॉइंट? ये स्ट्रेटेजी है धीरू भाई अंबानी की, जो मुकेश अंबानी के डैडी थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो यहां पर हम देख रहे हैं इस एग्जांपल में कि मिस्टर एक्स धीरे धीरे क्या बन गए? मोनोपोली बन गए। मतलब बाकी सबके बिजनेस बंद हो गए और लोगों को अब एक्स से ही गुड्स परचेस करना पड़ता है। अब एक्स चाहे उसको 60 रुपीज में सेल करे या 70 रुपीज में सेल करे, लोगों को परचेस करना पड़ेगा। ऐसा ना हो इसके लिए लाया गया था एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है? तो कहीं पर भी गवर्नमेंट को ऐसा दिखाई देता था कि अननेसेसरी कहीं पर भी मोनोपोली क्रिएट किया जा रहा है तो गवर्नमेंट उसको रोकती थी, गवर्नमेंट उसको रोकती थी। अगर गवर्नमेंट ने देखा कि कोई किसी का बिजनेस परचेस कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या है और उनको लगता है कि ये जबरदस्ती मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, तो उसको क्या किया जाता था? रोका जाता था। किसके थ्रू? एमआरटीपी एक्ट। लेकिन एमआरटीपी एक्ट की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे। सपोज अभी कोई बिजनेस कंपटीशन की वजह से चल ही नहीं पा रहा है और वो अपना बिजनेस बेचना चाहता है, तो भी एमआरटीपी एक्ट उसको रोकने की कोशिश करता था। तो लोग वो बिजनेस छोड़ नहीं पाते थे और लॉस में चलाते थे और उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाता था। इससे अच्छा बिजनेस बेच दो और आप बिजनेस से बाहर निकल जाओ, जिसको अच्छे से बिजनेस चलाने आ रहा है वो चलाएगा। सो मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को हमको क्या करना है? बंद करना है, अगर हम लिबरलाइजेशन को सपोर्ट करेंगे तो। गेटिंग दिस पॉइंट? सो यहां पर वही बात की गई है, अबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अकॉर्डिंग to MRTP Act 1969, all those companies having asset worth rupees 100 crores and more were classified as MRTP firm. जो भी कोई कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा का असेट ओन करती है, कितने से? 100 करोड़ और मोर, वो एमआरटीपी एक्ट के दायरे में आ जाती है, एमआरटीपी फर्म कहा जाता है। एंड वेर सब्जेक्टेड टू सेवरल रेस्ट्रिक्शन, और उनके ऊपर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। Now these firms have the freedom to take investment decision, but आज की तारीख में वो हटा दिया गया और वो अपने डिसीजंस अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वन इज रिफॉर्म्स इन फेरा। फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट।
तो उसके अंदर रिफॉर्म्स लाया गया, चेंजेस लेकर के आए गए टू ब्रिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी इन द लॉज रिलेटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सो हमने जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था उसमें से कुछ रेस्ट्रिक्शंस को निकाला और नया एक्ट लाया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, देखो नाम से भी समझ में आता है, पहले हम मार्केट को रेगुलेट करने की कोशिश करते थे, बट अब उसको हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम फैसिलिटेटर बन रहे हैं। दिस वुड एंकरेज इंटरनेशनल ट्रेड, और इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, एंकरेज हुआ, बढ़ा। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ओपन टू डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर। तो यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमने डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर दोनों के लिए ओपन कर दिया। दे कुड इन्वेस्ट इन रेल, रोड एंड पावर प्रोजेक्ट्स। तो हमारे यहाँ पर पैसे की कमी की वजह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाते थे, और फॉरेनर्स जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते थे हम उनको अलाउ नहीं करते थे। तो हमने क्या किया, उसको चेंज किया। हमने कहा कि आप आ सकते हैं हमारे इंडिया में, आप क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां पर आपको जो हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि बुलेट ट्रेन ये लॉन्च हुई, इसका जो प्रोजेक्ट है मुंबई टू अहमदाबाद ये रखा गया, और इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, जापानीज कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है ना। तो पैसा हमारा नहीं है, पैसा कौन लगा रहा है, जापानीज कंपनी। और जापानीज कंपनी ये बुलेट ट्रेन स्टार्ट करके बाद में क्या करेगी, धीरे 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 ये अमाउंट रिकवर करेगी। अब हम अपना पैसा लगाएं वो तो हमारे पास है नहीं, तो इससे अच्छा जो लगाना चाहता है उसको पैसा लगाने दो, और कुछ सालों तक वो उसमें से प्रॉफिट कमाएगा, और उसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट हमको ही मिलेगा, हमारे ही पर्सन ट्रैवल करेंगे, राइट। सो ये बेनिफिट हमको मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। नेक्स्ट है एंकरेजमेंट टू फॉरेन टेक्नोलॉजी। फॉरेन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट होना बंद हो गए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फंड्स की कमी है। तो हमने फॉरेन से टेक्नोलॉजी बोरो करने की कोशिश की, उनको एंकरेज किया। लिबरलाइजेशन हैज अलाउड द यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी इन हाई प्रायोरिटीज इंडस्ट्री, जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पर हमने अलाउ किया कि आप फॉरेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड मेक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव। तो इसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एज मिला कंपनी को फॉरेन टेक्नोलॉजी की वजह से कॉस्ट को भी कंपेयर करना पड़ा, मतलब उनका कॉस्ट रिड्यूस हो गया और क्वालिटी भी अच्छी मिलने लगी। नेक्स्ट सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें भी क्या चेंजेस आए। सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12th अप्रैल 1992। दिस सेटअप वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटी। ये सेटअप रखा गया ताकि जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर है उनके हितों की रक्षा हो सके, उनको कोई चीट ना करे। जैसे आपको 1992 के स्कैम के बारे में तो पता ही है, हर्षद मेहता है कि नहीं, जो एक बहुत बड़ा नाम था शेयर मार्केट के अंदर, उसने करोड़ ऑफ रुपीस का फ्रॉड किया। तो ऐसे फ्रॉड से रोकने के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए सेबी का गठन किया गया। प्रमोट डेवलपमेंट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, ताकि लोगों का विश्वास सिक्योरिटी मार्केट पे बना रहे। तो सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट करना, उसको डेवलप करना, रेगुलेट करना और कंजर्व करके रखना, बचा करके रखना, ये ऑब्जेक्टिव था सेबी का। सो लिबरलाइजेशन में आपने देखा टोटल 7 पॉइंट्स। सबसे पहला इसमें आ गया, फर्स्ट पॉइंट वाज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये मेजर लिया गया। नंबर 2, फ्रीडम फॉर एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नंबर 3, abolition of MRTP. नंबर 4, रिफॉर्म्स इन फेरा। फेरा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया गया उसको, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट को हमने अलाउ किया कि आप फॉरेन से पैसा लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते हैं। एंकरेजमेंट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, हमने फॉरेन टेक्नोलॉजी को कुछ प्रायोरिटी इंडस्ट्री में अलाउ किया ताकि कम कॉस्ट के ऊपर बेटर प्रोडक्ट हम दे सकें। और हमने सेबी का गठन किया जो सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करेगा।
ताकि जो इन्वेस्टर है उनके साथ चीटिंग ना हो। आफ्टर लिबरलाइजेशन सेकेंड कंपोनेंट इज प्राइवेटाइजेशन। नाम से ही सब पता चल जाता है। जैसा कि हम जानते हैं इंडिपेंडेंस के बाद 1947 है ना, 15 अगस्त 1947 को जब इंडिपेंडेंस मिला तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हमारी इकोनॉमी कैसी होगी। हम सोशलिज्म को फॉलो करें, समाजवाद को, या कैपिटलिज्म को फॉलो करें जो पूंजीवाद होता है। ठीक है ना। समाजवाद क्या होता है? सबका साथ सबका विकास, है ना। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो पुअर पर्सन है उनको टैक्स वगैरह कम लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, और जो रिच पर्सन है उनसे ज्यादा टैक्स वसूल किया जाए और पुअर पर्सन को बेनिफिट दिया जाए। बट पूंजीवाद क्या कहता है? जो कैपिटलिज्म है वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पे बिलीव करता है। जितना जिस चीज का मार्केट में डिमांड होगा उसके हिसाब से आपको क्या करना है, सप्लाई करना है। वहां पे गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस कम होते हैं, लेकिन कई बार जो पुअर पर्सन होते हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। सो इंडिया के सामने ये जो क्वेश्चन था तो इंडिया ने उसमें से सिलेक्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या सिलेक्ट किया? मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब बेनिफिट ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। और इसके चक्कर में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज थे जिसको रिजर्व कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिजर्व, कि इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट काम कर सकती है। आपने जैसे सुना है कम्युनिकेशन, तो जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है उसके अंदर हम क्या करते थे, हमने सिर्फ एमटीएनएल को जगह दी थी पहले, या बीएसएनएल, और एक था वीएसएनएल, है ना। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। हमने इसके हाथों में ही कम्युनिकेशन का जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड किया। हमारा मोटो था लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, और प्रॉफिट के चक्कर में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लोगों को लूटे ना, उसका ध्यान रखना। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री थी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, लेकिन उसके वजह से क्या हो रहा था, गवर्नमेंट प्रॉपर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी, टेक्नोलॉजी उस लेवल तक डेवलप नहीं हो पा रहे थे। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे जो लॉस मेकिंग यूनिट थे धीरे 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 उसको प्राइवेटाइज करना चालू किया। मतलब वो प्राइवेट पार्टी के हाथों में उन्होंने सेल कर दिया कि अब गवर्नमेंट बहुत सारी इंडस्ट्रीज को खुद से नहीं चलाएगी, प्राइवेट पार्टी को दे दो। तो इसके वजह से क्या होगा, जहां पर इनएफिशिएंसी है, जहां पर एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं, जहां पर स्ट्रेटजीज प्रॉपर फिट नहीं हो रही है, जहां पर लॉस हो रहा है, जैसे ही वो प्राइवेट पार्टी के हाथ में दिया जाता है वहां से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैपिटलिज्म में विश्वास रखती है और उसको हर एक पैसे का रिटर्न्स चाहिए होता है। तो अगर जो इनएफिशिएंट पर्सन वहां पर होगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सब क्या हो जाते हैं, एफिशिएंट। यस और नो? सो प्राइवेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था इंडिया के लिए। सो आइए लर्न करते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर से ओनरशिप लेकर के प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड करना, इसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। इन द ब्रॉडर सेंस इट मींस इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल विथ और विदाउट चेंज। मतलब आपका जो पर्टिकुलर सिस्टम है, मैकेनिज्म है, चलने दो, या तो हम ओनरशिप को चेंज कर दें या तो हम मैनेजमेंट को चेंज कर दें, जिसके वजह से न्यू स्ट्रेटेजीज डेवलप होंगी, न्यू पॉलिसीज डेवलप होंगी, वर्क करने का तरीका बदलेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगा। In ownership of the public enterprises, in simple word, privatization refers to the process that reduces the investment of the public sector. Public sector का investment कम, private sector का investment ज्यादा, and increases that
ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें प्राइवेट सेक्टर का योगदान ज्यादा हो, इसका ध्यान रखना। तो क्या मेजर्स लिए गए? सबसे पहला डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? धीरे धीरे जो गवर्नमेंट कंपनी के शेयर हैं हम प्राइवेट पार्टीज को सेल करते जाएंगे, ठीक है। सो इट इज एन एक्ट ऑफ सेलिंग शेयर्स ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर सिक है मतलब जो लॉस मेकिंग है, जो बराबर नहीं चल रही है, उनके शेयर को हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। यूनिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ मारुति। देखो पहले जो मारुति उद्योग था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, बाद में क्या किया? गवर्नमेंट ने मारुति उद्योग को बेच दिया, है ना, उसके शेयर्स धीरे धीरे बेच दिए। आईटीडीसी होटल्स जो है, फिर आईपीसीएल, वीएसएनएल, ठीक है ना, जिसका नाम अभी अभी लिया। तो ये सारी चीजें क्या करने चालू कर दी? गवर्नमेंट ने उसके शेयर्स बेचना चालू कर दिए। मतलब सपोज किसी कंपनी के अंदर कोई कंपनी है और उसके अंदर 100% गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है। सो धीरे धीरे हर साल गवर्नमेंट क्या करेगी? 10% बेचती जाएगी, हर साल 10% 10% 10% सेल करती जाएगी। तो 10 साल के बाद ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन किसकी हो जाएगी? प्राइवेट सेक्टर की। यस और नो? हर साल 10-10% बेचेंगे तो 10 साल के बाद 100% पूरा बिक जाएगा। सो इसे कहते हैं हम डिस इन्वेस्टमेंट। एक साथ नहीं बेचना है, थोड़ा 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 करके हर साल हम पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। चलो डिस इन्वेस्टमेंट हमें समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट इज डी रिजर्वेशन पॉलिसी। जैसा कि मैंने बताया कि कम्युनिकेशन के अंदर पहले हमने सिर्फ एमटीएनएल को, बीएसएनएल को और वीएसएनएल को रखा था, लेकिन फिर हमने उसे ओपन कर दिया कि कोई भी आकर के कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में बिजनेस कर सकता है। तो आप देखिए बीपीएल करके पहले स्टार्ट हुआ था, हच करके मोबाइल कंपनी स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे वो वोडाफोन, एयरटेल, एयरसेल, आइडिया, कितनी सारी कंपनीज आ गई। और आज उसकी बदौलत क्या हो गया? जो कॉलिंग रेट है वो बहुत ही कम हो गया। हमें इवन इंटरेस्ट सॉरी हमें जो इंटरनेट है वो फैसिलिटी भी बहुत सस्ते में मिल रही है जियो की वजह से। यस और नो? तो जियो के आने की वजह से तो ट्रेमेंडस, एक मैं बोलता हूं क्रांति आ गई इंटरनेट के सेक्टर में, राइट। सो यहां पर हम वही देख रहे हैं कि डि रिजर्वेशन कर दो, सबके लिए मार्केट ओपन कर दो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। सो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 रिजर्व 17 इंडस्ट्रीज। कितने इंडस्ट्रीज को रिजर्व करके रखा था? जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1956 का, उसने 17 इंडस्ट्रीज को रिजर्व करके रखा था कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट काम कर सकती है। कौन काम कर सकती है? गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर का ही चलेगा। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने क्या कर दिया? वो नंबर्स को रिड्यूस किया 8 तक। कहां तक? 8 मतलब और कुछ इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर दिया कि आप लोग इसमें आकर के काम कर सकते हैं। आपने जैसे देखो इंश्योरेंस में एलआईसी का नाम सुना है। किसका नाम सुना है? एलआईसी का। तो पहले इंश्योरेंस का बिजनेस सिर्फ एलआईसी और जीआईसी करती थी, लेकिन ओपन कर दिया तो आज 20 से 25 इंश्योरेंस कंपनी आपको मिल जाएगी, और जिसके बीच में कंपटीशन है और जिसकी वजह से अच्छी पॉलिसीज मिलती है कस्टमर को, कस्टमर का फायदा है। ग्रेजुअली तो 3 एंड देन 2, और धीरे धीरे 8 से कितना कर दिया? 3, और बाद में 2 ही इंडस्ट्री ऐसी रखी है जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर चलेगा और बाकी आप कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो। एट प्रेजेंट ओनली रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड एटॉमिक एनर्जी। देखो दो ही चीज है जहां पर पब्लिक सेक्टर काम होता है, गवर्नमेंट काम करती है, रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड एटॉमिक एनर्जी। और धीरे धीरे तो रेलवे के भी कुछ पार्ट को क्या कर रही है गवर्नमेंट? ये साल प्राइवेटाइज कर रही है, आपने सुना होगा, है ना। रेलवे के कुछ जो वॉयज है, कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन एरियाज हैं, उसको क्या किया जा रहा है? प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो फिर भी 2 इंडस्ट्री ऐसी रखी गई है जिसको अभी भी गवर्नमेंट ही चलाती है। तो 2 चीजें, रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड एटॉमिक एनर्जी, ये पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखा गया है कि उसमें पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकती है। बाकी सारी चीजों में हमने डी रिजर्वेशन कर दिया, मतलब कोई भी सेक्टर, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आकर के काम कर सकती है। नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ BIFR,
दैट इज बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, उसको हमने एस्टेब्लिश किया. सो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज सेट अप बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट. तो उन्होंने BIFR बनाया ताकि ऐसी कंपनीज जो सालों से लॉस कर रही है, पिछले 10 साल 15 साल से लॉस में चल रही है, लेकिन लोगों के जॉब ना चले जाएं, लोगों को सर्विस मिलती रहे, लोगों को प्रोडक्ट मिलते रहे, इस उस नाम पे इसको चलाए जा रहे थे. तो ये जो सिक यूनिट है, जो लॉस मेकिंग यूनिट है, उसके और डिसीजन लेना कि भाई इसका क्या करना है, इसको बेच दो या तो बंद कर दो. दो ही काम हो सकता है ना, इधर सेल इट टू द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या तो क्या कर दो, बंद कर दो. तो उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए BIFR बनाया गया. बाय द एंड ऑफ 1996 188 केसेस ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट वेर रेफर्ड टू BIFR. देखो 188 188 केसेस जो सिक पब्लिक सेक्टर थे. सिक का मतलब क्या होता है, जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, जो कई सालों से लॉस में चल रहे हैं, वो BIFR को रेफर किए गए और उसके बारे में BIFR ने डिसीजन लिया होगा कि इसे बंद कर देना चाहिए या बेच देना चाहिए. ठीक है. नंबर 4, क्रिएशन ऑफ नेशनल रिन्यूअल बोर्ड, NRB, नेशनल रिन्यूअल बोर्ड, इसको क्रिएट किया गया. क्या होता है ये? When the loss making public sector units are closed, जब उसको बंद कर दिया जाता है loss making public sector unit को, the workers have to face the problem of unemployment and poverty. तो उसके वर्कर कहाँ जाएंगे भाई, वो तो बेरोजगार हो गए, वो तो गरीबी भी मरेंगे. To solve this problem, government has created national renewal board. तो गवर्नमेंट ने NRB बनाया. NRB take the responsibility of providing compensation to the retrenched worker. तो ऐसे वर्कर जिनको निकाल दिया गया है, उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए NRB को बनाया गया. एज वेल एज दो सीकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट, उनके लिए भी जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी NRB उठाएगा. कौन उठाएगा? NRB. पॉइंट नंबर 5, नवरत्न स्टेटस. अब ये नवरत्न क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, अकबर के दरबार में नवरत्न होते थे, उसके जो मंत्री होते थे एक से एक होते थे. तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या किया, अपने लिए नवरत्न रखे थे. नवरत्न मतलब जो बेस्ट 9 गवर्नमेंट कंपनीज थी ना, उसको नवरत्न कहा जाता है. सो ड्यूरिंग 1997-98 9 public sector units were selected and given the status of Navratnas on the basis of their performance. These Navratnas were given full financial and managerial autonomy. तो पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल उसके ऊपर ज्यादा था और बाद में उनको फ्रीडम दे दिया गया कि आप फुल फाइनेंशियल और मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हैं. सो इसमें कौन कौन था? इसमें पहला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, दूसरा है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, तीसरा है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, नेक्स्ट है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज सेल, और NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. ठीक है. So at present, public sector units PSU have been further categorized into mini रत्नास and महारत्नास. तो उसके बाद में इसको और आगे कैटेगराइज कर दिया, किसी को मिनी रत्ना में डाल दिया, किसी को महारत्ना में डाल दिया. सो मिनी रत्ना नाम से पता चलता है छोटा रत्न, महारत्ना मतलब बड़ा रत्न. The concept of mini ratna was introduced by the government of India in 2002. मिनी रत्नास आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. देखो बाद में और 2 कैटेगरी बनाई गई, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2. कैटेगरी 1 क्या है मिनी रत्ना का? अ पब्लिक सेक्टर कंपनी शुड हैव मेड प्रॉफिट इन द लास्ट 3 इयर्स कंटिन्यूअसली. मतलब ऐसा पब्लिक सेक्टर जो पिछले 3 साल में उसने क्या किया, प्रॉफिट अर्न करके दिया हो. द प्री टैक्स प्रॉफिट शुड हैव बीन 30 करोड़. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30 करोड़ का होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 इयर्स. तो 3 साल में से कोई एक साल 30 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर अगर प्रॉफिट होता है तो उसे मिनी रत्ना में काउंट किया जाएगा. कैटेगरी 2 में क्या होता है? कैटेगरी 2, a public sector company can be called as mini ratna category 2 if it has continuously made profit for last 3 years. अगर उसको continuously 3 साल में प्रॉफिट हुआ, as well as it has a positive net worth, और साथ ही साथ उसका नेटवर्थ पॉजिटिव में चल रहा है. ये समझ में आया? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2. महारत्ना में आ जाते हैं. द महारत्ना कैटेगरी फॉर द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSC was introduced in the year 2009. Was the objective to empower mega
CPSC to expand their operations and emerge as a global giant or become Indian multinational company. तो इसको यहाँ पर देखा गया कि महारत्ना क्या होता है, जो ग्लोबल जायंट बन के उभरे और इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज बन करके सबके सामने आए, उसको महारत्ना में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरी हमने देखी। प्राइवेटाइजेशन के अंदर कुछ कंपनीज के नाम देखे गए जिसको नवरत्ना कहा जाता है और बाद में उसको मिनी रत्ना और महारत्ना में कैटेगराइज किया गया। सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना काफी है और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का पार्ट। रिवाइज कीजिए, रेफर कीजिए, लर्न कीजिए, बाय हार्ट कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा।